हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। एज यू ऑल नो हम किस चीज़ में लगे हुए थे, हमारे नए डीजी बोर्ड को लाने में लगे हुए थे। देन बारिश का मौसम, डीजी बोर्ड को ऑर्डर किया, आया, लगाया, इंस्टॉल हुआ, भाई साहब बहुत तकलीफ हुई। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद क्या हुआ होगा आप सभी लोग जानते हैं। स्लाइड्स बनवाई ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ सके। अब गाइस क्योंकि स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर्ड है, एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है मैं बहुत सॉलिड करूंगा, बस बोर्ड पर लिखने का टाइम बच जाएगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने हैं और फटाफट से अपने नोट्स बनाने। तो गाइस हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, एक बार हम लोग जल्दी से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली थी और मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले ली थी। आज से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द जनरल ट्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आपके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या जनरल ट्रेंड्स हम यूज करने वाले हैं, हम यहां पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और जो सबसे पहला ट्रेंड, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ रही है वो है एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहला ट्रेंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एटॉमिक रेडियस। हम लोग सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। नाउ गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर पढ़ा था, तब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका एक एटम होता है, ये मान लो एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं, और इसकी जो बाउंड्री होती है वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से इज नॉट एग्जैक्ट। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप देखिए कि आपके एटम की जो बाउंड्रीज होती हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड। ये कुछ ऐसी होती है, मतलब अगर आप इसको एक प्रॉपर लाइन से बनाकर अगर देखने की कोशिश करो तो ये कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, यानी अनइवन। ये एक अनइवन सॉर्ट ऑफ आपको यहां पर बाउंड्री दिखाई देती है। तो क्योंकि एटम का साइज इज नॉट एग्जैक्टली सर्क्यूलर, इट इज नॉट एग्जैक्टली spherical, I would say it is not spherical, spherical, और हम ऐसा लिख सकते हैं it do not have a fixed trajectory। इसकी कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी ना होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक एटम का एटॉमिक रेडियस निकालना इज नॉट इजी। इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस। दूसरा, अगर आप एटॉमिक रेडियस निकालने भी जाओगे, जैसे मान लो आपके पास में गोल होता और यहां पर आप उसका न्यूक्लियस बनाते, तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर एग्जैक्टली निकाल पाते। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है, इसका रेडियस आपको जो मिलेगा इट इज नॉट प्रिसाइज। ये प्रिसाइज नहीं होगा। पहला लॉजिक समझ में आया? अच्छा, एक बात और है, आप देखो कि पहला पॉइंट हम लोगों ने यहां पर जो लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक एटम का साइज या एक एटम का रेडियस निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसको कभी प्रिसाइजली नहीं निकाल पाएंगे, हम कभी उसको एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। पहला रीजन आपके सामने है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा कि आपके एटम का जो साइज होता है वो देखो कितना छोटा है, 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और आई वुड से 1.2 इंटू 10⁻⁻10 के आसपास। ये इतना छोटा होता है। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, और आपके एटम का साइज
ये आपको रदरफोर्ड ने बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो नियर अराउंड 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास होता है। तो अब आप देखो 10 टू द पावर -10 हमने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन थोड़ी और एग्जैक्ट वैल्यूज की तरफ गए हैं, एक एवरेज साइज की तरफ गए हैं। तो आप देखो एक एटम का जो एवरेज साइज होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास का होता है। अब इतनी छोटी चीज का रेडियस निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा हम लोग यहां पर देखते हैं, देखो मैं आपको ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से कर चुका हूं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो कि आपके एटम के आसपास होता है उसकी शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। इट डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। जैसे मैंने आपको बताया था एटम की बाउंड्री कुछ ऐसी हो सकती है, ये कुछ इस तरीके से आपके एटम की बाउंड्री हो सकती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली फिक्स। तो ऐसे एटम के अंदर देयर इज नो प्रैक्टिकल वे, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे जिसकी मदद से आप लोग एक एटम के साइज को मेजर कर सको। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं, हम एटॉमिक साइज को ऑब्टेन करने के लिए हम एक बिल्कुल छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में दो एटम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल को मैंने मान लो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इमेजिन करो ये Cl2 है, मतलब इमेजिन करो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों क्लोरीन आपस में अटैच्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। हम उसके डिस्टेंस को पहले निकाल लेंगे और बोल देंगे भैया ये डिस्टेंस हो गया d, और d को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी r की, एंड दैट विल बी द रेडियस। आप खुद ही देखो अगर मैं इसको एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड कर दूं ये, तो यही तो रेडियस है एक एटम का। तो लाइकवाइज आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए हमारे पास में कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है एटॉमिक रेडियस को निकालने का। हम लोग एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं एटम के रेडियस को फाइंड आउट करने का। और वो टेक्निक क्या है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन अ कंबाइंड स्टेट। जब कभी भी एक एटम कंबाइंड स्टेट में होगा तो उस कंबाइंड स्टेट में जो दो सराउंडिंग एटम्स हैं, दो सराउंडिंग एटम्स हैं, हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी पर समवॉट हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहां पर जल्दी से इस चीज को देख लेते हैं, दैट द डिस्टेंस। हम इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं अगर आप चाहें तो। आप इसे अपने स्कूल के टीचर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वही लोग आप लोगों से डेफिनेशन पूछेंगे, बाकी तो जेई नीट कहीं पर भी डेफिनेशन आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके मन की शांति के लिए इसके डेफिनेशन को देखेंगे। सो बेसिकली अगर आपको एटॉमिक रेडियस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost shell containing the electron is called as atomic radius. ये जो डेफिनेशन है, this definition should be written in your exams. अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल रहेगा, न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल रहेगा, इमेजिन करो ये वैलेंस शेल है, ये वाला, दिस इज द वैलेंस शेल, दिस इज द वैलेंस शेल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका जो वैलेंस शेल है, इस न्यूक्लियस से इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द एटम। क्या ये टेक्निक समझ में आई? क्या ये तरीका आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो? नहीं, ये तरीका प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेशन देने के तौर पर, डेफिनेशन तो थ्योरेटिकल होती है, इसलिए थ्योरेटिकल डेफिनेशन के तौर पर ये तरीका आप लिखोगे कि आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से, यहां पर मैंने आउटर मोस्ट लिखा हुआ है, आप आउटर मोस्ट को
वैलेंस भी बोल सकते हो। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप लोग क्या बोल सकते हो? एटॉमिक रेडियस। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर एटॉमिक रेडियस आप बोल रहे हो निकालने का तरीका कि चलो माना मैंने दो एटम है, अब मान लो दो एटम इस तरीके से सराउंडेड है, ये इनके न्यूक्लियस है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमने पहले निकाल लिया d, फिर इस d को हम लोगों ने हाफ से डिवाइड कर दिया तो ये रेडियस निकल गया। तो सर ये एटम दिखा कैसे? ये हमारी सुंदर सुशील आंखों को दिखा कैसे? ये हमें विजिबल कैसे हुआ? ये भी तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने बोला कि एटम नहीं दिख रहा है मुझे, एटम प्रिसाइज नहीं है, तो सर एटम नहीं दिखा तो क्या मॉलिक्यूल दिख गया? तो एक्चुअली हाँ, हम लोग मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने कभी एक्सरे करवाया है? कभी आप एक्सरे करवाने गए हो? जब आपने जैसे दांत वगैरह का एक्सरे होता है, क्या होता है आपके दांत, आप ऐसे लेट जाते हो मशीन पर, एक्सरे की लाइट, एक्सरे की बीम आके आपके दांत पे फुचुक गिरती है और बोलता है वो उड़ जाओ। क्या हुआ होगा? एक्चुअली एक्सरे मशीन से एक्सरे लाइट्स आई, आपके दांत पर गिरी, क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ छोटी है, वो आपके ब्लड को, आपके मांस को, आपके टिश्यू को, आपके ऑर्गन्स को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। लेकिन आपके दांत और आपकी बोन्स ये थोड़े हैवी होते हैं, डेंस्ड होते हैं, बल्कि होते हैं, इसलिए वो एक्सरे आकर इनसे टकरा कर वापस चली जाती है। कहाँ जाती है? एक्सरे फिल्म पर। ऐसी एक्सरे फिल्म लगी होती है, एक्सरे आई, मेरे दांत पर गिरी, दांत से टकराकर एक्सरे फिल्म पर जाकर गिरी और एक्सरे फिल्म पर एक इंप्रेशन बन गया, मेरे पूरे जबड़े का इंप्रेशन उस पर बन गया। अब मैं मेरे एक्सरे फिल्म को देख रहा हूं तो मुझे मेरा दांत दिख रहा है, मुझे मेरे जॉ दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि मेरा दांत कहां पर आड़ा टेढ़ा है या कहां से डैमेज्ड है। ठीक वही टेक्निक हम यहां यूज करेंगे। हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा प्रिसाइजली यूज किया जाने वाला बीम माना जाता है। क्या किया जाता है? यहां पर एक सैंपल ले लिया जाता है, एक सैंपल ले लिया जाता है, मान लो ये आपका किसी भी चीज का एक सैंपल है, क्लोरीन गैस का हो सकता है, जिस भी चीज का आपको एटॉमिक साइज देखना है, आपने उसका यहां पर सैंपल ले लिया, यहां से आपने उस पर एक्सरे गिराई, एक्सरे गिरी, अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट हुई, और यहां पर तुम्हारी एक्सरे शीट पर जाकर उसने इंप्रेशन बना दिया। तो एक्सरे शीट पर आपको इसका नेगेटिव इंप्रेशन दिखाई देगा, ये आपको ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा कि हाँ यहां पर मुझे कुछ 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 एटम 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 ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? देन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हम इन दोनों एटम के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस यहां पर मेंशन करने लगते हैं। लाइक 198 पिकोमीटर्स अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। आप लोगों ने कभी सोनोग्राफी करते हुए किसी को देखा हो? यूजुअली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी सोनोग्राफी होती है। यूजुअली अगर किसी के किडनी में स्टोन्स है, किसी की ओवेरीज में प्रॉब्लम है तो उसकी सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके की एक इक्विपमेंट होता है, वो आपके पेट पर जेल लगाते हैं और फिर जेल के ऊपर इसको ऐसे 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 घुमाते हैं। तो कंप्यूटर पर आपके अंदर का, आपके अंदर जो है वो कंप्यूटर पर दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर एंड कैमरे लगे हुए हैं। यूजुअली इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, यही वो उसके अंदर रेज होती हैं। तो जब वो तुम्हारे पेट पर ऐसे चलाता है तो कंप्यूटर पर दिखता है। तो वो जैसे यहाँ जाता है और बोलता है अच्छा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसका फोटो खींच लेता है, वो फोटो स्क्रीन पर दिखने लगता है। फिर वो माउस लेकर इस जगह से इस जगह पर एक लाइन ड्रॉ करता है। या जैसे मान लो कोई लेडी की सोनोग्राफी हो रही है और मान लो ये इमेजिन करो ये उसकी ओवरी है, तो वो जैसे उसकी ओवरी पर यहां से यहां एक लाइन खींचता है, तुरंत कंप्यूटर पे लिखा हुआ आ जाता है 4 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो, ये इतना हाई प्रोफाइल काम होता है। तो आजकल टेक्निक्स जो कि बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो गई है, टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है,
इसीलिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आजकल बड़ा आसान हो गया एक मॉलिक्यूल का मेजरमेंट करना। तो जब कभी भी अब हमको एटॉमिक रेडियस निकालने की जरूरत होती है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड? सबसे ज्यादा मार्केट में फेमस है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान रखिएगा, आजकल टर्म 1 के अंदर, टर्म 1 जब से मार्केट में लॉन्च हुआ है, MCQs पर फोकस मारना हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। इसीलिए इन सब चीजों को पॉइंट वाइज पढ़ लेना, जेईई नीट में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब गाइस यहां पर अगर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं तो आप लोग इस टेबल को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में पता चलेंगी। देखिए, अगर मैं यहां पर एटॉमिक रेडियस चेक करूं इन पीरियड्स, और पीरियड कौन सा लिया है मैंने? सेकेंड पीरियड। यानी अगर आपके पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हो इन अ पीरियड, तो यहां पर अपन सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ये सारी आप देखो, ये सारे जो आपको एटॉमिक रेडियसेस दे रखे हैं ये सारे पिकोमीटर्स में। तो अब आपने क्या यहां पर ऑब्जर्व करा, जरा देखो, व्हाट एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, लगातार एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। हाँ, आपको यहां पर एक एक्सेप्शनल केस दिखाई दे रहा है। 152 से कम हुआ 111, 88, 77, 70, यहां तक तो कम हुआ, लेकिन यहां से, सॉरी, यहां तक तो कम हुआ, लेकिन यहां से यहां जाने पे बढ़ गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाने में बढ़ गया। क्यों बढ़ा? मैं ये आपको एक्सेप्शनल केस में पूरा प्रॉपर तरीके से इसका एक्सेप्शन क्लियर करूंगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा, डोंट वरी, लेकिन ये हुआ। फिर इसके बाद देखो, यहां से यहां गए तो फिर डिक्रीज हो गया, यहां से यहां गए तो फिर डिक्रीज हो गया। फिर भी अगर अपन एक ओवरऑल देखें, अगर अपन एक ओवरव्यू करके देखें, तो हमें ये चीज क्लियरली दिख रही है कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है। यानी कि अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट लिथियम को देख रहे हो, और अगर आप ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन को देख रहे हो, तो साइज कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको पीरियड नंबर 3 का डिस्कस कर रहा हूं, यानी अगेन हम लोग पीरियोडिक टेबल में अभी भी कहां से कहां मूव कर रहे हैं, अभी भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहे हैं। अब आप पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, इन सब का भी पिकोमीटर्स में ही वैल्यूज दे रखी है। आप देखो सारी वैल्यूज पिको मीटर्स में ही दे रखी है। आप देखो सोडियम से क्लोरीन की तरफ आप जैसे जैसे चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वैल्यूज लगातार कम हो रही है, 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 कम हो रही है। मतलब यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब पीरियड नंबर 2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ रहा है, लेकिन पीरियड नंबर 3 में फॉस्फोरस और सल्फर में देयर इज नो एक्सेप्शन। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आप देखो एक मोटे मोटे तौर पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, किसी भी पीरियड में जाओ, सेकेंड पीरियड में जाओ, थर्ड पीरियड में जाओ, फोर्थ में जाओ, फिफ्थ में जाओ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्या ये चीज मेरे प्यारे लाडलों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? इस चार्ट का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, अपने नोट्स में सिर्फ ये मेंशन कर दो कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इनके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एंड केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है वो केमिस्ट्री है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। हमारे जीतू भैया की बात ज़्यादा मत सुना करो, हम तुम्हारे जीतू भैया नहीं हैं। हम तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि भैया
केमिस्ट्री छोड़ो, हम ये बोलेंगे कि अगर तुम नीट के बच्चे हो तो केमिस्ट्री तुमको एडवांटेज दिलाएगी। इनफैक्ट ये तुम्हारी बायोलॉजी के साथ इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेई दे रहे हो तो बेटा जो टॉप आईआईटीएंस होते हैं ना, वो केमिस्ट्री फोड़ के निकलते हैं। फिजिक्स तो सब फोड़ते हैं, मैथ्स तो सब फोड़ते हैं, जिसने केमिस्ट्री में पकड़ बना ली उसके मजे हैं बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस हम लोग डाउन द ग्रुप की डिस्कशन कर लेते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप चल रहे हो, यानी जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जा रहे हो, क्या लिखता हूं क्या बन जाता है देवा रे देवा, हाँ, तो डाउन द ग्रुप यानी अगर आप ग्रुप 1 की बात कर रहे हो तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो क्या हो रहा है देखो, एटॉमिक रेडियस आप देखते चलो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, नहीं? इजंट इट कूल गाइस? हाँ, सही बात कि नहीं सही बात? बिल्कुल सही बात। अच्छा यहां देखो ग्रुप 17 चेक करते हैं, 72, 99, 114, 133, 140 एंड अगेन ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। भले आप ग्रुप 17 देख लो, ग्रुप 16 देख लो, ग्रुप 15 देख लो, ग्रुप 14 देख लो, ग्रुप 2 देख लो, ग्रुप 1 देख लो, एटॉमिक रेडियस लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? अच्छा ये वाला पॉइंट एक्चुअली स्टेबल के नीचे का नहीं है, लेकिन ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो पहले यहां पर अपन एक बात ये लिख लेते हैं, दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है? अच्छा ये नीचे वाला पॉइंट क्या कहता है देखो मैं आपको बता देता हूं, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो ट्रेंड आपको समझ में आ गए? क्या ट्रेंड बोल रहा है भाई साहब? पीछे चलते हैं। तो पहला ट्रेंड क्या बोल रहा है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, एटॉमिक रेडियस कम होगा। देख लो एटॉमिक रेडियस कम होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट अगले स्लाइड पे लिखा हुआ था, मैं यहां पर आपको एक बार इसको लिख के बता देता हूं। देखो अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डिस्कस करूं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन का है। देखो आप, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन का है 74, फिर फ्लोरीन का है 72 और सबसे कम एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन का आता है। तो ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है फॉर जेई नीट। जेई नीट पे इसमें से सवाल बनता है, इसके सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग ये पढ़ते हैं तो हमें माइंड में ये लगता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस निकल के नाइट्रोजन का आता है, उसके बाद फ्लोरीन का आता है और उसके बाद ऑक्सीजन का आता है। और आप लोगों को एक और एक्सेप्शन याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, एज पर द ट्रेंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये लेफ्ट है ये राइट है, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियस थोड़ा बढ़ जाता है फिर कम होता है। तो ये ट्रेंड आप लोगों को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने ये भी लिख लिया होगा, ये F और N वाला सबसे कम एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन का होता है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये ग्राफ है। इन केस हम इस ग्राफ को एक बार अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ग्राफ के अंदर। देखो प्यारा बच्चा लोग, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस आपको लिथियम का दिख रहा है। यहां पर हमने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है इस स्लाइड पर, यहां पर हमने एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है पिकोमीटर्स में। ठीक है, आप यहां पर देखो एटॉमिक 2, 4, 6, 8, 10। आप देखो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो, आई मीन जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एटॉमिक रेडियस कम हुआ, यहां देखो थोड़ा सा बढ़ गया फिर कम हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, थोड़ा सा बढ़ा और फिर कम हो गया, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है। यहाँ पर बड़ा किसका है? ऑक्सीजन का,
नाइट्रोजन का सबसे कम, एंड फिर यहां पर आपको दिखेगा फ्लोरीन का उससे ज्यादा, ये देखो। फिर उसके वैल्यू सबसे कम हो ही रहे नाइट्रोजन का, बोरॉन का, बेरिलियम का, और सबसे ज्यादा हाई रहता है लिथियम का। तो ये कुछ इस तरीके का आपको कर्व दिखता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर ट्रेवल करते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक ये ग्राफ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्राफ को एक बार स्टडी करते हैं। अब ये ग्राफ किस चीज का है मेरे प्यारे बच्चों? ये ग्राफ है जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की ओर ट्रेवल करते हो। जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की ओर ट्रेवल करते हो, ये उसका ग्राफ है। देखो सबसे टॉप पर है लिथियम 152 पिकोमीटर, फिर इससे ज्यादा हो गया सोडियम का, उससे ज्यादा हो गया पोटेशियम का, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया रुबिडियम का, और उससे ज्यादा हो गया सेजियम का। बढ़ रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इस तरफ बढ़ रहा है। भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, इसका 11, इसका 19 है ना। लाइकवाइज इसका 37 हो जाएगा, इसका 55 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। सिमिलरली आप फ्लोरीन में चेक कर लो, फ्लोरीन का 72, फिर क्लोरीन का 99, फिर ब्रोमीन का 114, और फिर आयोडीन का 133। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हाईली इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ग्राफ की अपनी खुद की यूटिलिटी है। तो एक बार जरा इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्राफ आपके नोट्स में प्रॉपर तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, लेकिन आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर को ये डिस्कस करना पड़ेगा हमको कि ये एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होते कितने टाइप के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस आर देयर? तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस सबसे पहले आपके सामने आता है कोवेलेंट टाइप का। जैसा कि आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब कभी भी एटॉमिक रेडियस निकालने जाएंगे तो हम दो नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस लेंगे, उसे नाम देंगे d, और फिर अल्टीमेटली इस d को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालेंगे r। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हों, हो सकता है इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड हो, पता है कि नहीं। हो सकता है ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हों, हो सकता है इनमें आयोनिक बॉन्ड हो। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल यहां घूम रहा है, एक मॉलिक्यूल यहां घूम रहा है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि जो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, या जो दो एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, मतलब उन दो एटम्स को आपस में कौन जोड़ रहा है, उसके हिसाब से हमें इनका नाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है आपके सामने कोवेलेंट रेडियस। नाउ कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? बेसिकली ऐसे दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे तुम्हारा Cl2, तुम्हारा O2, तुम्हारा F2, तुम्हारा N2, तुम्हारा H2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। अब सर एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे? चलो मैं आपको इसको इस स्लाइड पर
प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके बताता हूं। ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया, ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये इस एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, जब हम इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम उसको नाम देंगे डी। व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। मान लो ये भी क्लोरीन का एटम है और मान लो ये भी क्लोरीन का एटम है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है इट इज समथिंग अराउंड 198 पिकोमीटर्स। ये मैं इमेजिनरी बता रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये ओवरलैपिंग क्यों हुई? मतलब आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल की बाउंड्री चिपका क्यों नहीं दी आपने? बेटा ये कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं अपन। एक्चुअली क्या होता है, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना तो इनके वैलेंस शेल एक दूसरे में छोटे से ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। ये थोड़ा सा, बहुत माइनर सा, ये तुमको दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन रियलिटी में बहुत हल्का सा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है। ये बहुत जरा सा, भाई 198 पिकोमीटर है ही वैसे बहुत छोटा, तो ये वैसे बहुत छोटा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन चढ़ा हुआ रहता है तो उसको इलेबोरेट करके मैंने दिखाया है, अदरवाइज कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब अपन केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ेंगे और जब हम उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखेंगे तब हम एक कंसेप्ट सीखेंगे ओवरलैपिंग का, तब आपको ध्यान रखिएगा ये चीज वहां क्लियर हो जाएगी। तो हमने इसको नाम दे दिया डी। यहां से यहां का डिस्टेंस मैं यहां लिखता हूं डी 198 पिकोमीटर। अब करना क्या है, बस इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देने का है। तो सेंटर से डिवाइड कैसे करोगे? डी बाई टू, डी बाई टू, व्हाट इज डी बाई टू? 99 पिकोमीटर्स, 99 picometers. So therefore radius will become d by 2 which is equal to 198 by 2 यानी कि 99 picometers. That's it. तो ये हो गया तरीका तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड को निकालने का। दिस इज हाउ आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स निकाल सकते हो। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? स्क्रीनशॉट ले लिया, सब बढ़िया तरीके से क्लियर है, ग्रेट। आप यहां पर चाहे तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं बच्चा लोग। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉर्मूला एज वेल मेरे प्यारो बच्चों। ये वाला फॉर्मूला आप ले लीजिए। रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रेडियस होता है वो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? Bond length is nothing but the distance between the nucleus of two covalently bonded atoms, two covalently bonded atoms। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते। कोवेलेंट रेडियस को समझने के बाद भाई आप ये भी चीज देख लो कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को मैं समझा देता हूं। ये वाला पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली। देखो कोई टर्म एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एटॉमिक रेडियस में कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है। तो द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ द एटम्स कोर which is in contact with the adjacent atom in a bonded situation। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। एटम का कोर का मतलब क्या? न्यूक्लियस। कोई बड़ी बात नहीं है, सब अंग्रेजों के चोचले हैं, अंग्रेजों को सेटिस्फाई करने के चोचले हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने का, चिंता करने का कोई लोचा नहीं है। ये देखो, ये दैट इज द कोर ऑफ द एटम। कोर ऑफ द एटम क्या? न्यूक्लियस। समझ गए? तो देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट दैट। आप लोगों को जो मैंने डेफिनेशन सिखाई है बस आप वो फॉलो करेंगे, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज योर मेटालिक रेडियस। नाउ गाइस, मेटालिक रेडियस समझाने से पहले मैं आप लोगों को मेटालिक बॉन्ड क्या होता है पहले वो समझाना चाहूंगा,
क्योंकि बिना मेटेलिक बॉन्ड पढ़े मजा नहीं आएगा। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे और मेरे साथ में पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेटेलिक बॉन्ड समझाना चाहूंगा कि मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए मैं पहले आपको मेटेलिक बॉन्ड प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। एक अच्छा सुंदर सा प्यारा सा बैकग्राउंड लेकर मैं आप लोगों को मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन करूंगा। देखो गाइस, एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सब लोग सुनिएगा कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ओके, नाउ व्हाट इज टिपिकली अ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या समझिएगा। देखो, जब कभी भी आप एक मेटल की बात करते हो, जैसे इमेजिन करो यहां पर मेरे पास में एक मेटल है जिसका नाम है कैल्शियम। आप सब लोग जानते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। जब मैं इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाता हूं तो इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2p के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं इसके 3s को बनाता हूं, इसके 3s के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर मैं इसका 3p बनाता हूं, फिर आप देखेंगे कि इसकी 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आता है इसका 4s ऑर्बिटल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको अलग कलर से क्यों बनाया सर, डिजी बोर्ड आया है, पूरे मजे लेना चाहते हो? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस चीज को। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये होता है आपका वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है आपका वैलेंस शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़कर ये सारे क्या कहलाएंगे? दे ऑल विल बी कॉल्ड एज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आप इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दे विल ऑलवेज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। while inner shell electron will not participate in bonding, ये बॉन्डिंग में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बॉन्डिंग बनाने में कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करेंगे। क्या ये पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतना पहले नोट कर लो सो दैट वी कैन मूव, आगे बढ़े। ग्रेट। अब समझिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले एक टर्म समझो मेरे साथ में, कर्नल। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझो, कर्नल। अब सर कर्नल क्या होता है, क्या क्या पेले जा रहे हो हमारे माथे पे? देखिए, कर्नल इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ मेटल। कर्नल क्या है? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ मेटल प्लस ऑल द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल और ऑल द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल क्या है? न्यूक्लियस प्लस ऑल द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक योर कर्नल। अब इमेजिन करो आपको कर्नल बनाना है। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमको कर्नल बनाना है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ कर्नल्स बनाता हूं यहां पर। ये मैं यहां पर कुछ कर्नल्स बना रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है 3D बनाने की, 2D बना लेते हैं। अंदर लाइन आ रही, क्या मतलब है? गोलू गोलू बना लेते हैं ना, गोलू गोलू सबसे मस्त रहेगा। ये देखो, ये भाई जैसे इमेजिन करो तुम्हारे पास में कैल्शियम है, तो क्या कैल्शियम का एक ही मेटल होगा तुम्हारे, एक ही एटम होगा क्या? नहीं, आप बोलोगे सर कैल्शियम के मेरे पास में सैकड़ों एटम्स होंगे। तो ये मैंने कैल्शियम के एटम्स बना लिए। अब एक्चुअली दीज आर कैल्शियम एटम्स, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो मैंने गोला बनाया है, इस गोले के अंदर मैंने सबके अंदर कैल्शियम लिख दिया है। अब आप बोलोगे सर आपने इस गोले के अंदर कैल्शियम लिख दिया है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई?
ये सिग्निफाई कर रहा है कर्नल। यानी जब कभी भी आपको किसी भी मेटल का कर्नल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे, आप एक गोला बनाएंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे, आप एक गोला बनाएंगे और उस गोले के अंदर उस एलिमेंट का, उस मेटल का सिंबल बना देंगे। तो दैट विल बिकम योर कर्नल, दैट विल बिकम योर कर्नल। एंड कर्नल का सिंबल क्या होगा, अगर आपको कर्नल का सिंबल बनाना तो आप क्या बनाएंगे, द सिंबल ऑफ मेटल रिटन इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर, एक गोले के अंदर आप उस मेटल का सिंबल बना दो, ये बन जाएगा कर्नल। और कर्नल का मतलब क्या होता है, उस मेटल के न्यूक्लियस और उस मेटल के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या बचा, अब आप खुद जानते हो क्या बचा। अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस कर्नल में चले गए तो ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये इसके दो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले के 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 दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने सबके दो दो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। नाउ ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है आपको दैट दीज आर लुकिंग लाइक द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें कर्नल्स आर लुकिंग लाइक आइस क्यूब्स। बर्फ के टुकड़े पानी में तैर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली ये ऐसा लगता है। एंड दिस इज सीन ओनली इन मेटल्स, ये सिर्फ मेटल्स के अंदर देखा जाता है। अब एक बात बताओ, अब मुझे खुद एक बात बताओ, सोच समझ के सब लोग जवाब देना, कोई भी तुक्काबाजी नहीं करेगा। कर्नल, मान लो ये कैल्शियम का कर्नल था, मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे, आप बोलोगे सर 20 प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। और न्यूक्लियस के बाद इसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप सर बोलोगे सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे क्या, मैं बोलूंगा हाँ दिखाऊंगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, सर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम के इनर शेल में देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो यहां पर मैंने क्या करा कि कर्नल के साथ साथ में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दे, जो कि क्या थे, जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब हम लोगों ने क्या किया, कर्नल बनाया, कर्नल मतलब सारे अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यहां पर बना दिए ये। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखो क्या होगा, कर्नल के अंदर 20 प्रोटॉन और इनर शेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स। 20 प्रोटॉन पर +20 चार्ज, 18 इलेक्ट्रॉन्स पर -18 चार्ज, सो नेट चार्ज विल बिकम +2। यानी टेक्निकली एवरी कर्नल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हर कर्नल पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर्नल, कर्नल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर्नल, कर्नल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर्नल, कर्नल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर्नल। ये सब एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते जाएंगे एंड क्या बना लेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या बना लेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो हमेशा मेटल्स के अंदर कैसी बॉन्डिंग दिखाई देती है, हमेशा मेटेलिक बॉन्डिंग ही दिखाई देती है। कर्नल के अंदर हमेशा, मेटल्स के अंदर हमेशा मेटेलिक बॉन्डिंग दिखाई देती है। और मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी दिखाई देती है, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सो ये मैं आपको समझा रहा था
मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। क्या आपको मेटेलिक बॉन्डिंग अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? भाई देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो अपन क्लास 10th में भी सीख के आते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कैसे, मेरा और तेरा इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग आपने कभी सीखी नहीं थी, तो जरा मेटेलिक बॉन्डिंग आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात सभी लोगों को बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10 के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10 का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके चलिए, तो आई होप आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। अब अपन आ जाते हैं अपने मेटेलिक रेडियस की तरफ। नाउ गाइस, जैसा आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया एक कर्नल होता है, कर्नल के आसपास उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर इसके पास में दूसरा कर्नल होता है और दूसरे कर्नल में उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर तीसरा कर्नल होता है, उसके आसपास उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइकवाइज। ठीक है, तो अब मेटेलिक रेडियस आप लोग सब समझ ही गए होंगे, मेटल्स के अंदर निकाला जाएगा बेसिकली। सो कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सो द मेटल एटम्स दैट आर अज्यूम्ड टू बी क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स, हम लोगों को यहां पर वापस से अज्यूम करना होता है, इमेजिन करना होता है कि भाई मेटल के अंदर भी जो मेटल के एटम्स हैं, कर्नल और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मिलाकर एटम बन गया। भाई कर्नल क्या था? न्यूक्लियस और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आसपास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो इन सबको जोड़ दो तो एक एटम बन गया। तो ऐसा माना जाता है कि मेटल के एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया था कोवेलेंट बॉन्डिंग में, एक एटम दूसरे एटम को ओवरलैप कर जाता है, घुस जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं है। मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम को सिर्फ छूता है, सिर्फ टच करता है। तो बेसिकली अगर हम एक मेटल के न्यूक्लियस से दूसरे मेटल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लें d, सो हम इसको d को कैसा लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे d के नीचे हम लिखेंगे मेटल या मेटेलिक, यानी कि d is defined as the metallic radius is the half of the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। यानी अगर मान लीजिए आपके पास में एक मेटेलिक क्रिस्टल है, मैं आपको एक नई स्लाइड पे बताता हूं प्रॉपर तरीके से। तो जैसे मान लो आपके पास में एक मेटेलिक क्रिस्टल है, एक मेटल ये रहा, मेटल का एटम, एक मेटल का एटम ये रहा, एक मेटल का एटम ये रहा। आप यहां पर बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे को छुए ना, आई मीन ओवरलैप ना करे, सिर्फ छुए, ये बस इस तरीके से इनको एक दूसरे को टच करे, ये ओवरलैप ना करे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, 2 में हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, अब ये रहा मेटल का न्यूक्लियस, यानी ये रहा मेटल का कोर, ये रहा दूसरे मेटल के एटम का न्यूक्लियस, यानी ये रहा इसका कोर। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, so this d will be called as internuclear, this d will be called as internuclear distance between two metal atoms। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कोवेलेंट रेडियस से अलग होगा। यहां पर आप देख सकते हो मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में 2 एटम के अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है,
तो ओवरलैपिंग की वजह से इतना डिस्टेंस इनके बीच का खत्म हो जाता है। तो यहां पर आप जो डी की वैल्यू निकालोगे, यहां पर आप लोग जो डी की वैल्यू निकालोगे वो अलग निकलेगी, वो छोटी निकलेगी, लेकिन यहां पर जो आप डी की वैल्यू निकालोगे वो बड़ी निकलेगी। इसीलिए इस डी को हम लोग किताबों में डी मेटेलिक के नाम से लिखते हैं। और इसका जो आप लोग डी निकालते थे उसे आप लोग डी कोवेलेंट लिखते थे, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। लेकिन यहां पर आप लोग क्या लिख रहे हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक एटम, इसलिए आपने इसको नाम दिया डी मेटेलिक। और जब आप इस डी मेटेलिक को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या लिखेगा, रेडियस ऑफ अ मेटल। यू विल गेट द रेडियस ऑफ अ मेटल। तो जब आप इसको एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करोगे, यहां पर आपको जो d/2 की वैल्यू मिलेगी और यहां पर आप लोगों को जो d/2 की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ अ मेटल। तरीका सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इसकी वजह से कोवेलेंट रेडियस छोटा हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये यहां पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने 2 कॉपर के एटम का एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं यहां पर 2 कॉपर के एटम का एग्जांपल लेकर आया हूं। प्लीज टेक या हैव अ लुक एट द मेटेलिक क्रिस्टल ऑफ कॉपर। यानी यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉपर के एटम लिए, एक कॉपर का एटम ये, एक कॉपर का एटम ये इन दोनों के बीच का हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले लिया और इस डी की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 256 पिकोमीटर। यानी जब 2 कॉपर के एटम एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग में होंगे तो इन दोनों के कोर से, यानी इन दोनों के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो 256 पिकोमीटर होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ एक कॉपर के एटम का रेडियस चाहिए, तो हम इसके रेडियस की वैल्यू निकालेंगे d/2 से। इनका डिस्टेंस आ रहा है 256 डिवाइडेड बाय 2, आपको वैल्यू मिल जाएगी 128 पिकोमीटर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों तुमको समझ में आ रही है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? कोई परेशानी? तो यहां पर आपका मेटेलिक बॉन्डिंग वाला पार्ट खत्म। अब अपन आगे चलते हैं और लास्ट समझते हैं वेन डर वॉल रेडियस। नाउ गाइस, वेन डर वॉल रेडियस आप लोगों को समझाने से पहले मैं चाहूंगा एक बार वापस से आप लोगों के साथ में कुछ वेन डर वॉल रेडियस या वेन डर वॉल फोर्सेस के बारे में एक छोटी सी आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं वेन डर वॉल फोर्सेस। हम यहां पर डाल लेते हैं हेडिंग वेन डर वॉल फोर्सेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोवेलेंट नाम सुना सुना लग रहा है, सर आयोनिक नाम सुना सुना लग रहा है, सर अभी अभी आप लोगों ने हमको एक और चीज सिखा दी, माथे पे हमें लोड दे दिया, मेटेलिक बॉन्ड नाम सुना है। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी आप लोगों ने नाम सुना है, डेफिनेटली आप लोगों ने ये भी नाम सुना है। लेकिन ये सारे बॉन्ड और ये वेन डर वॉल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से सुनिएगा। वेन डर वॉल फोर्सेस और इन फोर्सेस में क्या है, दीज आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये क्या होती है? ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस? ये हमेशा 2 एटम्स के बीच में काम करते, दे ऑलवेज एक्ट बिटवीन 2 एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताऊं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन नाम का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन नाम का एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में हो गई शेयरिंग। तो अब इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, तो ये बन गया तुम्हारा मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो 2 एटम के बीच में, जो 2 एटम के बीच में फोर्स काम करते हैं, उन्हें इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोला जाता है। या
इन्हें हम लोग हमारी नॉर्मल भाषा में बॉन्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। क्या नाम लिया मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर ये क्या होते हैं? तो वेंडर वॉल फोर्सेस आर बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर में इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी इनका नाम समझ लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इमेजिन करो आपके पास में ऑलरेडी एक HCl का मॉलिक्यूल है। ये ऑलरेडी एक HCl का मॉलिक्यूल आप लोगों के पास में अवेलेबल है। फिर एक और HCl का मॉलिक्यूल आ गया आपके पास में, फिर एक और HCl का मॉलिक्यूल आ गया आपके पास में। अब आप देखो HCl के मॉलिक्यूल के अंदर आप खुद चेक करो, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। तो ये तो डेफिनेटली आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो डेफिनेटली आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी आपको एक फोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और इसे वेंडर वॉल नाम दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड एज वेंडर वॉल फोर्सेस, यानी कि वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। ये वो फोर्सेस होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं और इन फोर्सेस को वेंडर वॉल फोर्स नाम दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, वेंडर वॉल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को यही डिफाइन करेगा। जैसे इमेजिन करो, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास और वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास और वाटर का चौथा मॉलिक्यूल भी मेरे पास है, पांचवा मॉलिक्यूल मेरे पास है। अब आप देखो ये वाटर के सारे मॉलिक्यूल क्लोज है, ट्याऊ 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 ट्याऊ, ये सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वेंडर वॉल फोर्स है वो बड़ा स्ट्रांग है। यहां पर स्ट्रांग वेंडर वॉल फोर्स है। जब ये वेंडर वॉल फोर्स थोड़ा कमजोर हो जाएगा तो ये पानी के मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हो जाएंगे। अब ये अपने लिक्विड स्टेट में आ गए, अभी ये अपने आइस के फॉर्म में थे, आइस मतलब अभी अपने सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन अब ये थोड़े से लिक्विड फॉर्म में आ गए क्योंकि यहां पर वेंडर वॉल फोर्स थोड़े से वीक हो गए। अगर मैं इनको थोड़ा और वीक कर दूं और अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाए, वाटर के मॉलिक्यूल, तो अब ये अपने गैसियस फॉर्म में आ गए, यानी अब ये वाटर के वेपर बन गए क्योंकि यहां पर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा हो गया? वीकेस्ट। तो ध्यान रखना, कोवेलेंट, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एटम के बीच में काम करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं मेरे प्यारों, वेंडर वॉल फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ये उसकी फिजिकल स्टेट को सॉलिड करेंगे, अगर मीडियम होंगे तो लिक्विड और अगर वीक होंगे तो गैस। क्या ये बात समझ में आ गई? दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करने वाले फोर्स को वेंडर वॉल फोर्स नाम दिया जाता है। क्या आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया? क्या आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग हमारे वापस से वेंडर वॉल रेडियस की तरफ हम लोग वापस से बढ़ चलते हैं। तब हम लोग हमारे वेंडर वॉल रेडियस की बात करेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बेसिकली सीधा सा हिसाब है, अगर मान लीजिए आपके पास में क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इमेजिन करो आपके पास में एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये देखो ये आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसको Cl करना पड़ेगा और एक Cl ये, तो ये तुम्हारा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, ये एनवायरनमेंट में घूम रहा है। और इमेजिन करो एक और मैंने यहां पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया,
ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl, ये भी इन्वायरमेंट में घूम रहा है कहीं ना कहीं। अब आप देखो कि इस Cl के मॉलिक्यूल का ये वाला एटम और इस Cl के मॉलिक्यूल का ये वाला एटम, इन दोनों एटम्स के अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब ये अट्रैक्शन जो इनके बीच में क्रिएट हो रहा है, इस अट्रैक्शन की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल करीब आ गए। अब इनको जितना करीब आना हो उतना करीब आ जाने दीजिए, आप कुछ मत करो। नेचुरली इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में जितना अट्रैक्शन लगना हो लगने दो। इस अट्रैक्शन को ही आप लोग वेंडर वॉल फोर्स बोलते हो, इस अट्रैक्शन को ही आप लोग वेंडर वॉल फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज योर वेन डर वॉल अट्रैक्शन या वेंडर वॉल फोर्स। तो ये क्या तुम्हारा वेंडर वॉल अट्रैक्शन। अब हमने क्या करा, अब हमने सिंपली इसके सेंटर से और इसके सेंटर से इनका डिस्टेंस निकाल लिया d, समझ गए। अब हमने क्या करा, इसके सेंटर से डिफरेंस निकाल लिया। तो व्हाट इज वेंडर वॉल रेडियस, इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम which include its valence shell in a non bonding situation। यानी यहां पर आप देखो, ये वाला क्लोरीन का एटम इस वाले क्लोरीन के एटम के साथ में किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में नहीं है, ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ना आयोनिक बॉन्ड है, ना मेटेलिक बॉन्ड है, सिर्फ एक हल्का सा अट्रैक्शन है। तो उस हल्के से अट्रैक्शन की वजह से आपको जो रेडियस मिलेगा वो वेंडर वॉल रेडियस कहलाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये जो मैंने क्लोरीन और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। भाई गैसियस फॉर्म में होंगे तो उड़ जाएंगे। इनको पास में रखना है तो इनको हमें सॉलिड फॉर्म में ही रखना होगा, सॉलिड फॉर्म में ही रखना होगा, तभी ये सॉलिडिफाइड रहेंगे। अदरवाइज तो ये गैस बन के उड़ जाएंगे, वेंडर वॉल रेडियस कभी नहीं निकाला जाएगा। इसलिए स्टार बनाकर इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि वेंडर वॉल रेडियस हमेशा सॉलिड फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, अब आप खुद देख लो, सबसे ज्यादा चिपके हुए कोवेलेंट रेडियस थे, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस के अंदर मॉलिक्यूल्स ओवरलैप थे। फिर आया मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इनमें बाउंड्री एक दूसरे को छू रही थी, पप्पी दे रहे थे एक दूसरे को ये। लेकिन वेंडर वॉल रेडियस में देखो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल अलग है, एक मॉलिक्यूल अलग है, एक एटम इसका, एक एटम इसका, एक दूसरे को ताड़ रहे हैं। ये है तुम्हारा जेठालाल, ये है तुम्हारी दयाबेन, ये है तुम्हारी बबीता जी, और ये है तुम्हारे अय्यर भाई। ये अलग कपल है, ये अलग कपल है, लेकिन हमारा जेठालाल हमारी बबीता जी को हमेशा, बबीता जी, ओहो आज सुबह सुबह बबीता जी के दर्शन हो गए, दिन बहुत अच्छा जाएगा। बस ये एक हल्का सा अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। जेठालाल बबीता जी की, बबीता जी जेठालाल जी की औकात से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी एक ताड़ा, खुश हो गए, मजे आ गए, ये वाला रेडियस है। तो टेक्निकली ये बहुत ही ज्यादा पास तो है ही नहीं, इनफैक्ट दूर है, इसलिए इन दोनों का गैप हमेशा ज्यादा आएगा। आप खुद ही समझ जाओ कि जो आप डिस्टेंस निकालोगे वेंडर वॉल का वो सबसे ज्यादा आएगा, फिर आप डिस्टेंस निकालोगे मेटेलिक का, और फिर आप डिस्टेंस निकालोगे कोवेलेंट का। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े तो देख लो आप लोग, यहां पर मैं आप लोगों को एक फिगर बना के यहां पर बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ फिगर। तो देख लो, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर एक फिगर बना के बताता हूँ, और वैल्यूज में एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो हम लोग वैल्यूज यूज कर रहे हो बिल्कुल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे। ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो आपके क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हो गए टुरुरुट। इन दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को हमने देखा कि दोनों तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ट्यों 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 ट्यों। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना पाया था, अगर याद हो तो 198 पिकोमीटर्स, और जिसकी वजह से हमने इनका रेडियस कितना निकाला था, 99 पिकोमीटर्स। अब आप लोग खुद ही इसको वैल्यूज के साथ चेक कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आप देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, 99 पिकोमीटर्स। अब क्या हुआ,
यहां पर आ गए हमारे जेठालाल और ये आ गई दयाबेन। जेठालाल और दयाबेन के बीच में भी हमने देखा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, वही 198 पिकोमीटर, यानी पति पत्नी वाला रिश्ता। इनका हमने इंडिविजुअल डिस्टेंस निकाला तो ये भी आया 99, ये भी आया 99, क्योंकि ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जेठालाल क्योंकि थोड़ा आशिक मिजाज का है, ये दिन भर बबीता जी को ताड़ता रहता है, इसकी बालकनी से बबीता जी को बबीता जी बबीता जी बबीता जी बबीता जी करता रहता है। तो यहाँ पर कैसा फोर्स बन गया, यहाँ पर एक वैन डर वॉल फोर्स बन गया। कौन सा फोर्स बन गया, वैन डर वॉल फोर्स बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्योंकि ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये क्लोरीन भी सॉलिड फॉर्म में ही है, हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का इसके न्यूक्लियस से 4 लाइन पहले बन जाती है। पहले हमारा मार्कर उल्टी करता था, अब हमारा बोर्ड उल्टी करता है। उल्टी की प्रथा तो इस दुनिया में चलती रहती है। तो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला। टेक्निकली ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। बोथ द क्लोरीन्स आर नॉट बॉन्डेड। सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ दूर से एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं, कोई कोवेलेंट आयोनिक कोई बॉन्ड नहीं है। जब हमने इनके बीच का डिस्टेंस देखा तो कितना निकल के आया पता है, 360 पिकोमीटर्स। कितना निकल के आया, 360 पिकोमीटर्स। तो ये डी हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जैक्टली 20 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसके डी की वैल्यू को, डी जो कि वैन डर वॉल फोर्स से आया है, यानी 360 पिकोमीटर आया, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 पिकोमीटर। सो दैट इज द वैन डर वॉल रेडियस। ये हो गया इसका वैन डर वॉल रेडियस 180 पिकोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गई मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, मेरे गुलजारी लालो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सो दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वॉल रेडियस। अब आप खुद ही देख लो, कोवेलेंट रेडियस एक क्लोरीन का 99 पिकोमीटर होता था, लेकिन वैन डर वॉल रेडियस 180 हो गया, जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया। जस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो दिस इज योर वैन डर वॉल रेडियस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, सो दैट वी कैन मूव। ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अब बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। लेट्स टॉक अबाउट फटाफट से आयोनिक रेडियस। नाउ गाइज, व्हाट इज आयोनिक रेडियस? भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा सा फैक्टर आप लोग यहां पर नोट कीजिएगा। आयोनिक रेडियस क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायन बन जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी एक न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और एक एनायन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा, जब कभी भी एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तो जितने चार्ज कैटायन पर होंगे उतने ही चार्ज एनायन पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। आप लोग सब जानते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम डाई पॉजिटिव बनाता है। अब अगर मान लीजिए सामने से आना चाहता है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनता है। तो अब इस कैल्शियम पर +2 चार्ज और इस क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो देयरफॉर एक क्लोरीन नहीं बल्कि 2 क्लोरीन अटैच होंगे आपके कैल्शियम से, और ये बनेगा CaCl2, यानी कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। एक क्लोरीन पर -1, सो 2 क्लोरीन पर -2 चार्ज, -2 बैलेंस करेगा +2 को। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? सो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जब कभी भी एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो कैटायन पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज एनायन पर होना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स कैटायन छोड़ रहा है उतने एनायंस का प्रबंध करो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया और कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन कहीं हलते भलते के पास चला गया। ना 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 ना, ऐसा कदापि नहीं होगा मेरे पार्थ, हे पार्थ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी? पक्की बात? तो अब अगर आप लोगों को आयोनिक रेडियस निकालना है तो व्हाट इज आयोनिक रेडियस?
बहुत इजी। द आयोनिक रेडियस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन एन आयोनिक क्रिस्टल may be calculated from the intermolecular distance between the two ions। दो आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना है उसके बेसिस पर हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हमें कुछ जिसको ना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे फॉलो करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, द आयोनिक रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आयोनिक रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो आयोनिक रेडियस होगा उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। वो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, देखो मेरी बात समझना, जैसे अभी मान लो तुम्हारे पास में एक सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। अब ये आखिरी शेल में आप लोग जानते हो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन गया। अब जब इलेक्ट्रॉन गया तो ये शेल रख के क्या करोगे, ये शेल तो खाली हो गया, तो ये शेल भी गया। तो आप देखो ना, ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा हो गया। पहले 3 शेल का साइज था, अब 2 ही शेल का साइज बचा, तो शेल का साइज एकदम से छोटा हो गया। तो अब ये जो छोटा साइज है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका साइज हमें कांस्टेंट रखना है। अब उसके अंदर आप वेरिएशन नहीं करोगे, पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आयोनिक रेडियस हैव एन एडिटिव कैरेक्टर, यानी यहां पर आप वो वाली गलती नहीं करोगे जो आप कोवेलेंट, मेटेलिक और वेंडरवॉल में करते थे कि पहले डी निकाल लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं 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 नहीं, यहां पर आयोनिक रेडियस का एडिटिव फीचर होता है। ऐसा क्यों होता है 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा, पर समझना, यानी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल। यानी आपको यहां पर रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन को सम करना है, तब आपको आयोनिक रेडियस मिलेगा। यानी आयोनिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से अलग है। यहां पर आयोनिक रेडियस इज बेसिकली द सम ऑफ केटायन एंड एनायन रेडियस। मतलब यहां पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मैं केटायन का रेडियस निकालना चाहता हूं, सिर्फ मैं एनायन का रेडियस निकालना चाहता हूं, सिर्फ निकाल ही नहीं पाओगे। केटायन और एनायन का इंडिविजुअल रेडियस नहीं निकाला जा सकता। हम सिर्फ एक नमक के दाने पर एक्सरे गिराकर देखते हैं। हम नमक के दाने पर सिर्फ एक्सरे गिराकर देख सकते हैं कि Na और Cl एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। दैट्स इट, एंड दैट इज योर आयोनिक रेडियस। हम ये नहीं निकाल सकते कि इसमें से क्लोरीन का रेडियस कितना है और सोडियम का रेडियस कितना है। सर कारण बताओ, दिमाग मत खराब करो। तो कारण समझो, मेरी बात समझना, बहुत इजी कारण है, आप लोग को 2 मिनट में पलक झपक से समझ में आ जाएगा। भाई मान लो तुम्हारे पास में सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, बन गया सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। शेल का साइज कम हो गया, यहां पर 1, 2 और 3 शेल थे, यहां पर 1 और 2 ही शेल है। सो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर केटायन बनता है, केटायन का साइज स्मॉल हो जाता है, केटायन साइज स्मॉल हो जाता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बन जाता है 288। अब समझना, क्लोरीन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, जगह कम है। अब तुम चाहते हो कि मैं एक नया इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। पास पास बैठने की जगह नहीं है, रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसलिए शेल थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, शेल थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे ताकि इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाए। तो जब कभी भी एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए एनायन का जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है।
तो अब जब आप लोग यहाँ पर कैटायन एनायन को बनाओगे तो कैटायन छोटा दिखेगा और एनायन बड़ा दिखेगा। तो आप खुद देखो ना, ये कैटायन का और एनायन का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा तुम्हारा आयोनिक रेडियस, ये कहलाएगा तुम्हारा आयोनिक रेडियस। लेकिन यहां पर आप देखो, ये जो रेडियस ऑफ कैटायन है और ये जो रेडियस ऑफ एनायन है, इनके साइज में फर्क है। एनायन का रेडियस कैटायन के रेडियस से क्लियरली दिख रहा है कि बड़ा है, क्लियरली बड़ा है। इसीलिए आप लोग यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे कि यहां पे मैंने डी निकाल दिया और डी को 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहां पर तो मुझे पता ही नहीं है ना कि डी कितना बड़ा है, और सॉरी रेडियस ऑफ कैटायन कितना है और रेडियस ऑफ एनायन कितना है, मुझे पता ही नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास में सोडियम क्लोराइड ये ऐसे क्रिस्टल में बहुत सारे होंगे, फिर यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा तो यहाँ पर क्लोराइड आ जाएगा, ये NaCl ऐसा जमा हुआ रहेगा। मैं इस पर एक्सरे गिराऊंगा, एक्सरे को एक्सरे शीट पर चेक करूंगा कंप्यूटराइज मेथड से, कैटायन के न्यूक्लियस से एनायन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डी निकालूंगा और वही डी कहलाएगा मेरा आयोनिक रेडियस। इजी पीजी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हम लोगों के पास में यहाँ पर, कि जब आपका रेडियस ऑफ कैटायन इज 95 पिकोमीटर और रेडियस ऑफ कंप्लीट आयोनिक रेडियस इज 276 पिकोमीटर, यानी आप लोगों ने क्या करा, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आपने NaCl के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। वो कितना आया? 276 पिकोमीटर। और हमें स्टडीज ने बताया, इमेजिन करो कि सोडियम कैटायन का रेडियस 95 पिकोमीटर है, तब आप Cl नेगेटिव का डिस्टेंस खुद चेक करोगे तो 276 में से जब आपने 95 माइनस करा तो आपको मिला 181 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि सोडियम का रेडियस मात्र 95 पिकोमीटर का है, लेकिन क्लोरीन का रेडियस 181 पिकोमीटर का। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि कैटायन और एनायन का साइज बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए आयोनिक रेडियस में आप इंडिविजुअल रेडियस ऑफ क्लोरीन और सोडियम नहीं निकालने की बजाय टोटल निकालोगे और काम खत्म करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेडियस ऑफ कैटायन, जैसा मैंने आपको समझाया ही था, हम इसे ऑलरेडी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, दैट रेडियस ऑफ कैटायन इज इनवेरिएबली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम। जो तुम्हारा नॉर्मल न्यूट्रल एटम है, और अगर सोडियम कैटायन है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर एक तो कम हो गया, प्रोटॉन का नंबर अभी भी उतना है, तो अब क्या होगा, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, बैलेंस था, लेकिन अब 11 प्रोटॉन मात्र 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहां पर आप देखो इसके पास में 3 शेल हुआ करते थे, लेकिन यहां देखो इसके पास में 2 ही शेल है, तो शेल कम हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा। वी ऑल नो दैट। अगर हम लोग एनायन के रेडियस की तरफ चले, तो आप देखो एनायन का रेडियस बढ़ जाएगा। एनायन का रेडियस बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि आप देखो क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बना, तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे, बैलेंस था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्लस जो इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से, मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, ये एक्सपांशन करेगा ताकि इसके पास में जो नया इलेक्ट्रॉन आया है उस नए इलेक्ट्रॉन को बैठाने की इसके पास में प्रॉपर जगह हो, तो इसलिए एनायन का साइज बढ़ जाएगा। ये कुछ भी लिखने की या नोट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़े? चलिए, एक टर्मिनोलॉजी वैसे आप लोग क्लास 11th में इसी साल मैं आप लोगों को सिखा के आया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? देखो, एक ऐसी सीरीज ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल की एक ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसके अलावा हमें किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, भले इनके न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कुछ भी हो। बेटा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं,
उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो N3 नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव डाई और Al ट्राई पॉजिटिव। आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 30, तो इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स, इसके पास 12 प्रोटॉन, इसके पास 10 प्रोटॉन, इसके पास 11, 10, 9, 8 और 7 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, इसके पास में होंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन +3 चार्ज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 ही बचे। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10। इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10, 10, 10, 10, 10। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो टेक्निकली इसके पास में 7 प्रोटॉन के साथ साथ 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन -3 चार्ज सिग्निफाई करता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिया कहीं से, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो इन सबके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है। तो यहां पर हम इसका निकालते हैं रेडियस रेशो, एंड दिस रेशो इज डिनोटेड बाय Z, डिनोटेड बाय Z बाय E। इस रेशियो का डिनोट करते हैं अपन Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z बाय E। अब आप देखो इसका Z यानी इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 7, लेकिन E इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो वैल्यू हो गई 0.7। ठीक है, तो इसको Z लिखेंगे और इसको लिखेंगे E। तो देखो इसकी Z बाई E की वैल्यू 0.17, 0.8 सॉरी 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3। कोई दिक्कत? अब इसके आयोनिक रेडियस को अगर मैं निकालने चलूं, अगर मैं इसके आयोनिक रेडियस को देखूं, तो आप खुद अपनी आंखों से इस चीज को देख रहे हो कि जैसे जैसे Z बाय E की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे Z बाय E की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे आयोनिक रेडियस की वैल्यू घटती जा रही है। ये देखो, अब सर इसके पीछे आप मेरे से बोलोगे कि सर रीजन बताओ, हमको तो रीजन समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयोनिक रेडियस या किसी भी चीज का रेडियस डिपेंड करेगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से अपनी ओर खींच पाएगा। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से अपनी ओर खींचने की वजह से रेडियस सिकुड़ता जाएगा। तो आप यहां पर देखो, प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आयोनिक रेडियस ज्यादा है। लेकिन यहां देखो, इलेक्ट्रॉन कम होगा लेकिन प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो पूरी ताकत से खींचेंगे, जोर लगा के खींचेंगे, इसलिए देखो इसका साइज कम हो गया। तो गाइज ये जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट एस्पेक्ट। स्टार बना के लिख लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि रेडियस रेशो का क्या फर्क होता है आयोनिक रेडियस पर। यानी Z बाय E की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा तुम्हारा आयोनिक रेडियस। ठीक है, इसको स्टार बनाकर लिख लो, स्टार बनाकर इसको लिख लो। अब गाइस इसके आगे हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो स्टार्ट होंगे। पीरियोडिसिटी, अब हम लोग यहां पर पीरियोडिसिटी के अंदर देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। फिर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ चलेंगे। तो गाइस बचा हुआ पार्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी, तो आज यहां तक नोट कर लीजिए। इसके आगे का वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।